मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर बोर्न प्रोग्राम। अब पहले जितने भी वेक्टर बोर्न प्रोग्राम्स थे उनको इंडिविजुअली अलग अलग रन किया जा रहा था, ठीक है। इसके बाद में सभी वेक्टर बोर्न डिजीज को, ठीक है, जितने भी वेक्टर बोर्न डिजीज हैं इन सबको एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाया गया और एक ही प्रोग्राम के अंडर में इनको अभी रखा गया है। तो उसका नाम है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो आपको पूरा नाम ध्यान रखना है NVBDCP का, कि N फॉर नेशनल, V फॉर वेक्टर, B फॉर बोर्न एंड D फॉर डिजीज एंड C फॉर कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये जो NVBDCP है ये अंडर आता है NHM, ठीक है। तो एज ए अम्ब्रेला NHM की कई ब्रांच हैं, इनमें से आपको ये भी देखने को मिलता है कि ये वेक्टर बोर्न डिजीज भी किसके अंडर में आती है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में ही इनको रखा गया है। इनमें से इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है वो जो रखा गया है वो मलेरिया को एंटायर कंट्री से एलिमिनेट करने का रखा गया है। कब तक? 2030 तक इसको एलिमिनेशन का टारगेट रखा गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ किन डिजीज को नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में रखा गया है। तो यहाँ टोटल 6 डिजीज हैं जिनको किस में रखा गया है, नेशनल वेक्टर बोर्न के अंडर में रखा गया है। इस प्रोग्राम के अंडर में वो 6 डिजीज कौन सी हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पर अगर इनका देखें तो सबसे पहले हम मलेरिया, डेंगू, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस एंड काला आजार। अब इन 6 डिजीज में से जो 5 डिजीज हैं ऊपर वाले, ठीक है, ये तो सभी किससे इनका वेक्टर कौन है, इन सब का वेक्टर कौन है, मॉस्किटो, ठीक है। जबकि यहाँ पर काला आजार है, इस एक डिजीज का किसकी वजह से यहाँ पर ये हो रहा है, ये सैंड फ्लाई की वजह से। यहाँ पर वेक्टर कौन है, एक फ्लाई, जबकि यहाँ पर वेक्टर कौन है, मॉस्किटो। तो इन 6 डिजीज में से 5 में हम यहाँ पर देखते हैं कि मॉस्किटो की वजह से हो रही है, और एक डिजीज किसकी वजह से हो रही है, ये सैंड फ्लाई की वजह से हो रहा है। अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे डिटेल से कि मलेरिया प्रोग्राम में क्या है, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, कि नेशनल जो वर्ल्ड मलेरिया, यहाँ पर हम डिस्कस करें, देख रहे हैं वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो ध्यान रख सकते हैं। 5 अप्रैल। डेंगू डे कब आता है, 16 मई। जबकि एंटी मलेरिया मंथ कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये जून में सेलिब्रेट किया जाता है। और डेंगू मंथ कब, जुलाई में। मलेरिया जून में और डेंगू जुलाई में। और इस बार जो वर्ल्ड मलेरिया डे जो हम अभी डिस्कस किया कि 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस बार जो मलेरिया का थीम था वर्ल्ड मलेरिया डे पर, तो ये था एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया, ठीक है, फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। कि जो मलेरिया के अगेंस्ट जो फाइट है उसको एक्सेलरेट करना है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना है, टू इक्विटेबल वर्ल्ड, एक समानता वर्ल्ड के लिए। तो यहाँ जो मलेरिया के लिए फाइट है उसको और तेज करना है, ठीक है। तो ये इसका टारगेट रखा गया है। साथ ही में इसके कुछ जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है इसके कुछ टारगेट्स रखे गए हैं यहाँ पर। जैसे API क्या होता है, ये होता है एनुअल पैरासाइट इंडेक्स। API में क्या आता है, जैसे इसमें टोटल इन्वेस्टिगेशन कितनी की गई, न्यूमरेटर तो क्या आता है इसमें कि यहाँ पर टोटल यहाँ पर स्लाइड कितनी ली गई या टेस्ट कितनी गई, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो ये रखा गया है एनुअल पैरासाइट इंडेक्स। जबकि एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट ABER
तो ये हम यहाँ पर आपको एक बार डिटेल से मैं इसको बता देता हूँ कि एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन में तो मैंने बताया कि स्मेयर एग्जामिनेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्मेयर एग्जामिनेशन किए गए 40 और टोटल पॉपुलेशन कितनी थी वहाँ की, ठीक है, 100 पॉपुलेशन में 40, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा यहाँ पर, ये 40% ABER आ गया, एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन, ठीक है। जबकि जो API जो डिस्कस किया था हमने कि जो टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं, ठीक है, इन ए ईयर, तो टोटल स्लाइड्स का नंबर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 60 है, ठीक है, एक ईयर में, तो डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन उस एरिया की 1000 थी, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 60% आ जाएगा। तो एनुअल पैरासाइट रेट तो कितना आ गया 60, और एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन कितना आ गया, ये आ गया, इस एग्जाम्पल से देखें तो ये 40% निकल के आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल से हमने देखा कि ये स्मेयर एग्जामिनेशन है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जबकि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव स्लाइड्स फॉर पैरासाइट इन ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस है, मतलब न्यू केस। भाई जो भी टोटल एग्जामिनेशन इसमें टेस्ट करिए आपने यहाँ पर, ठीक है, इनमें से पॉजिटिव कितने आए, ठीक है, वो पॉजिटिव क्या है, एक प्रकार से वो न्यू केस है, और न्यू केस को हम क्या कहते हैं, न्यू केस को कहते हैं इंसिडेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ इसको समझाने की, ठीक है। तो यहाँ यूँ समझिए कि जो एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस है, ये इंसिडेंस वर्ड किसको बताता है यहाँ पर, न्यू केस को, ठीक है, ये न्यू केस को बताता है। अब कम्युनिटी के अंदर भाई मलेरिया जो है वो सबसे पहले तो जितने ज़्यादा सैंपल ले सकते हैं उतने सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट तो ये आ गई, हिसाब यहाँ पर आपने ले लिए, मान ले 80 लोगों का एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसको हटाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने 100 लोग थे कम्युनिटी में, वहाँ पर आपने 80 लोगों के स्मेयर एग्जामिनेशन ले लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई इंटू 100, तो ये हो गया आपका 80% एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट उस अफेक्टेड एरिया में, ठीक है, जहाँ पर मलेरिया स्प्रेड हो रहा है। अब इसमें एग्जाम 80% लोगों के ले लिए, अब उसमें से जो पॉजिटिव आ रहा है मान लीजिए 20 या फिर 30% लोगों के स्लाइड्स पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो 20% लोगों की स्लाइड पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन थी, 100 लोग थे, ठीक है। तो 100 लोगों में से 100 पॉपुलेशन कितनी थी वहाँ की, 100 में से 80% लोगों का यहाँ पर वो लिया, फिर 20 स्लाइड पॉजिटिव आए इंटू 1000, तो यहाँ पर कितना परसेंट आया, ये 20 आया, तो ये 2% यहाँ पर क्या आ गया इसका, 2% नहीं कहेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर जो रेट है वो 2 आ गया, 2 पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस। तो ये आपको यहाँ पर ये, अब एनुअल पैरासाइट इंडेक्स को क्या रखना है टारगेट, लेस देन 1, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, मतलब यहाँ आ गया कि जो न्यू केस हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो न्यू केस हैं उन न्यू केस को कितना करना है हमें, लेस देन 1 पर 1000। एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज, एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन ABER ये होना चाहिए ग्रेटर देन 10%, ठीक है, कि जो पॉपुलेशन है, जो अफेक्टेड एरिया है उसका हमें, जैसे मान लीजिए किसी अफेक्टेड एरिया में 100 की पॉपुलेशन है तो 10 से ज़्यादा सैंपल वहाँ लेना चाहिए, ठीक है, 10 से कम नहीं होने चाहिए, वहाँ 10 से ज़्यादा सैंपल उस एरिया में लेना है, ब्लड सैंपल। तो ये है एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट एक साल में। ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं। तीसरा टारगेट है एलिमिनेशन द लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, काला आजार और मलेरिया, इन सबको क्या करना है, एलिमिनेशन, ये इसका टारगेट है। तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में किन डिजीज को एलिमिनेशन की बात की जा रही है अभी, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, काला आजार, ठीक है, और मलेरिया, इन 3 डिजीज का एलिमिनेशन की बात की जा रही है। तो ये याद रखना है।
दूसरी चीज क्या याद रखनी है, पहली दूसरी चीज है, पहला एलिमिनेशन, दूसरा एपीआई को हमें रखना है लेस देन 1। एपीआई क्या है यहाँ पर, न्यू केस एक हजार पॉपुलेशन पर एक से कम हो। तीसरी चीज, हमें जो ब्लड एग्जामिनेशन करना है वो 100 लोगों में 10 से ज़्यादा लोगों पर करना है, 10% से ज़्यादा। तो ये 3 इसके क्या हैं, टारगेट। अब यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज मलेरिया के बारे में, ठीक है। तो मलेरिया का सबसे पहले अगर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर, मलेरिया का एजेंट क्या है जिसकी वजह से मलेरिया कोज होता है, ठीक है। तो कोज होता है तो ये है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम की वजह से होने वाली डिजीज है। यहाँ इसको ट्रांसमिट कौन करता है, पर्सन टू पर्सन स्प्लिट कौन करता है, वेक्टर कौन है इसका, तो इसका वेक्टर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। यहाँ तक सबको पता है कि इस मॉस्किटो के बाइट करने से क्या होता है, मलेरिया कोज हो सकता है। कैसे होता है वो आगे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ अगर बात की जाए कि प्लाज्मोडियम की स्पीसीज कितनी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फाल्सिपेरम, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं इंडिया में, ठीक है। यहाँ पर ओवेल इंडिया में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम नोवेल्सी भी यहाँ देखने को नहीं मिलता। मलेरिया के कुछ केस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉमन केस पूछा जाए, मोस्ट कॉमन मलेरिया कौन सा देखने को मिलता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड फाल्सिपेरम। और पूछा जाए कि इनमें डेडली कौन है, कि जिसके होने से डेथ का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये सीधा ब्रेन पर अफेक्ट करता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। तो इसकी वजह से डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ज़्यादा डेडली कौन है, कौन सा प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, फाल्सिपेरम। और मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो प्रायोरिटी में क्या रखना है, वाइवेक्स फर्स्ट एंड सेकेंड फाल्सिपेरम। इट्स डिपेंड ऑन द ऑप्शन इन द क्वेश्चन। इसके बाद में आप आइए, इसका होस्ट कौन है, ठीक है। अब होस्ट क्या है, होस्ट का मतलब है कि जहाँ ये जो इसका प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ये कहाँ अपना एज ए रिजर्वोयर यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो किस में रहता है ये होस्ट के रूप में, ये एनाफिलीज मॉस्किटो में ये एज ए होस्ट वहाँ पर रहता है। एक इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, वो है ह्यूमन। तो यहाँ पर मॉस्किटो के अंदर तो यहाँ पर क्या होता है, इसका सेक्सुअल साइकिल चलता है, ठीक है। तो ये तो क्या कहलाता है, जहाँ पर सेक्सुअल साइकिल होता है उसको कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट, ओके। ये तो हो गया डेफिनेटिव। पूछा जाए कि डेफिनेटिव होस्ट कौन है, तो आप कहोगे कि एनाफिलीज मॉस्किटो इज द डेफिनेटिव होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम। अब आप कहेंगे कि इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब क्या है, कि यहाँ ये ह्यूमन है इंटरमीडिएट होस्ट, इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ मॉस्किटो इसका प्लाज्मोडियम का जो साइकिल है, उसका जो एसेक्सुअल साइकिल है, ठीक है, वो कहाँ कंप्लीट होता है, वो ह्यूमन के अंदर कंप्लीट होता है। इस वजह से इसको क्या कह दिया, इसको इंटरमीडिएट होस्ट का नाम दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ हम आगे डिस्कस करते हैं कि वैसे तो मॉस्किटो की बहुत सारी स्पीसीज हैं, अराउंड 55 स्पीसीज हैं इंडिया के अंदर, लेकिन जो किसकी, कौन से मॉस्किटो की, जो एनाफिलीज मॉस्किटो है, इसकी भी इतनी स्पीसीज है यहाँ पर 55, लेकिन इनमें से एनोफिलीज क्यूलिसिफेल्सिस जो रूरल एरिया के में जो मलेरिया हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि एनोफिलीज स्टीफेंसी ये अर्बन एरिया में जो मलेरिया स्प्रेड हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये फर्दर क्लासिफिकेशन है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का, कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में भी कौन सा, क्यूलिसिफेल्सिस तो रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में स्टीफेंसी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्टीफेंसी तो क्या करता है, ये गंदे पानी के नालों में इनमें ज़्यादा अपना ब्रीड करता है, जबकि क्यूलिसिफेल्सिस ये जो खेती का पानी होता है, प्लांट्स होते हैं, वहाँ ये अपना ग्रोथ करता है। तो ये तो रूरल एरिया में हो गया क्यूलिसिफेल्सिस तो, और ये गंदे पानी के नाले शहर में ज़्यादा मिलते हैं। तो स्टीफेंसी कहाँ देखने को मिलता है, शहर में कॉमन है, ठीक है। ये आपको
मेमोराइज, इसको याद रखना है। इसके बाद में अगर बात करते हैं सीजन की, तो मोस्ट कॉमन सीजन जो है वो रेनी सीजन होती है और सर्दियों तक ये इसके केसेस आते रहते हैं मलेरिया के। जुलाई में स्टार्ट हो जाता है और नवंबर तक इसके केसेस आते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सीजनल, ये हो गया सीजनल। तो मलेरिया कैसी डिजीज है, एक सीजनल डिजीज है जो किस सीजन में आती है, ये रेनी सीजन में आती है। और कौन से मंथ से कौन से मंथ तक रहता है इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट रहता है जुलाई से नवंबर तक इसका इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, और ये हमने डिस्कस कर लिया था कि एपीआई क्या है, न्यू केसेस है, और ABER क्या है, ब्लड का कितना इन्वेस्टिगेशन किया एक साल में। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये हमने बता दिया कि ये किसकी वजह से होता है, ये फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। अब ये जब बाइट करता है ह्यूमन को, तो ये ह्यूमन के अंदर अपनी लार के साथ क्या इंजेक्ट कर देता है, ये कर देता है स्पोरोजोइट्स। ठीक है, अब ये तो हो गया अलग, ठीक है, कि बाइट करने से फैल रहा है मलेरिया। साथ ही में हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से मलेरिया स्प्रेड हो जाए। लेकिन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो इसकी एसेक्सुअल फॉर्म में स्प्लिट होती है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन। और वो कौन सी फॉर्म जाती है, वो जाता है ट्रोफोजोइट। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रोफोजोइट स्प्लिट होता है। तो ये याद रखना है कि मच्छर जब बाइट करता है मॉस्किटो, तो उस टाइम जो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है तो वो स्पोरोजोइट होती है। ठीक है, लेकिन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो इसका स्प्लिट होता है फॉर्म, तो वो कौन सा होता है, वो ट्रोफोजोइट होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना डेज है, यहाँ पर 7 डेज है इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मलेरिया। साथ ही में अगर लाइफ साइकिल की बात करें मॉस्किटो की, तो लाइफ साइकिल यहाँ पर ह्यूमन इसका अल्टरनेट होस्ट है, जबकि डेफिनेटिव होस्ट जिसका मॉस्किटो है, जहाँ पर इसका सेक्सुअल साइकिल चलता है। तो यहाँ कई बार पूछ लिया जाता है कि डेफिनेटिव होस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, फीमेल एनोफ्लिज, जबकि मेन क्या है, इट इज इंटरमीडिएट होस्ट। अब इंटरमीडिएट होस्ट इसको इसलिए कहा कि यहाँ एसेक्सुअल साइकिल चलता है, जबकि डेफिनेटिव होस्ट इसलिए कहा कि यहाँ पर क्या चलता है कि सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है, जिसको स्पोरोगोनी कहा गया है। और जो एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट हो रहा था उसको कहा गया है साइजोगोनी। ठीक है, तो यहाँ पर मॉस्किटो तो क्या हो गया, जहाँ पर सेक्सुअल साइकिल चल रहा था प्राइमरी होस्ट, और जो एसेक्सुअल साइकिल चल रहा था वो क्या हो गया, इसका सेकेंडरी होस्ट। तो ये आपको माइंड रखना है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो मलेरिया पर स्टडी की थी वो किस साइंटिस्ट ने की थी, वो रोनाल्ड रोस ने की थी। ठीक है, अब रोनाल्ड रोस ने इससे स्टडी की प्लाज्मोडियम पे, इसके साइकिल, लाइफ साइकिल के बारे में, और ये बताया कि मॉस्किटो की वजह से मलेरिया स्प्रेड हो रहा है और ये इसकी लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की। तो यहाँ अब ये इंटरेस्टिंग है कि इसका जो डेथ हुआ वो भी किसकी वजह से हुआ था, वो भी मलेरिया की वजह से ही इसका डेथ हुआ था। ठीक है, तो रोनाल्ड रोस का आप नाम ध्यान रखिए यहाँ पर कि लाइफ साइकिल पर स्टडी किसने की मॉस्किटो का, तो रोनाल्ड रोस। तो ये जो लाइफ साइकिल था प्लाज्मोडियम का मॉस्किटो के अंदर, तो यहाँ ये सेक्सुअल साइकिल चलती है, कंप्लीट होती है इधर, जबकि यहाँ ह्यूमन के अंदर ये साइकिल चलता है तो ये एसेक्सुअल साइकिल चलता है। ये ह्यूमन है, यहाँ पर ह्यूमन के अंदर जो साइकिल चल रहा है ये दिखाया गया है, जबकि ये साइकिल किसके अंदर दिखाया गया है, ये मॉस्किटो के अंदर दिखाया गया है इधर। तो यहाँ हम इसको सेपरेट कर देते हैं, ये ह्यूमन के अंदर है इधर, ठीक है, ये ह्यूमन का साइकिल है, ये मॉस्किटो के अंदर साइकिल है। तो अब क्या करेगा, जब मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो बाइट करेगा तो ये कौन सा इन्फेक्टिव फॉर्म इंजेक्ट करेगा, ये करेगा स्पोरोजोइट्स। ठीक है, स्पोरोजोइट सीधे कहाँ जाते हैं, लीवर के अंदर जाते हैं। लीवर में ये किस रूप में आ जाते हैं, मीरोजोइट्स, अपना नंबर तेजी से बढ़ाते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, मीरोजोइट्स। ये मीरोजोइट्स सीधे किस पर अटैक करते हैं, ये अटैक करते हैं आरबीसी पे, और आरबीसी पे अटैक करके ये लगभग 22 घंटे के अंदर क्या बना लेते हैं, एक रिंग फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ बन जाती है रिंग फॉर्म।
ठीक है, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे रिंग फॉर्म बनती है इसकी। साथ ही में फिर रिंग फॉर्म के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो ट्रोफोजोइट बनते हैं, और ट्रोफोजोइट किस में बदल जाते हैं, साइजोन्ट्स में। ठीक है, साइजोन्ट फिर रप्चर होता है। रप्चर होने के बाद ये जो साइजोन्ट के अंदर है ये क्या है, ये गैमेट्स हैं, और ये गैमेट्स फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जब फर्दर मॉस्किटो बाइट करता है तो यहाँ पर ये गैमेट्स मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं, और वहां पर इन गैमेट्स का सेपरेशन, ये गैमेट्स क्या करते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की वो गाइनाइट बनते हैं और फिर ओसिस्ट बनते हैं। ओसिस्ट का फिर वापस रिलीज करता है। इस ओसिस्ट के अंदर क्या बन जाते हैं, स्पोरोजोइट, और फिर वो वापस रप्चर होता है ओसिस्ट। तो ये स्पोरोजोइट मच्छर की लार्व पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। तो जैसे ही ये बाइट करता है तो लार्व के थ्रू वापस ह्यूमन में इंजेक्ट कर देता है। तो ये साइकिल इसका चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पर कि फीमेल मॉस्किटो यहाँ पर प्राइमरी होस्ट है, जबकि मैन क्या है यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट, क्योंकि यहाँ पर एसेक्सुअल साइकिल चल रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन, जिसको क्या नाम दे दिया, सेक्सुअल साइकिल नाम दे दिया। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो आपको यहाँ पर समझना है। इसके बाद में इसके जो सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स को हमने डिस्कस करेंगे। ये 3 स्टेजेस में इसके सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो हमने डिस्कस किया कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका, 7 दिन। तो 7 दिन के बाद में जो सिम्टम्स आते हैं वो पहले ठंड लगती है, चिल्स आते हैं। ठीक है, 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक चिल्स हो सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा, हॉट स्टेज आएगी, मतलब क्या है यहाँ पर हाई ग्रेड फीवर आएगा। कितना, 106 का फीवर आएगा। वो कितनी देर आएगा, 2 से 6 घंटे के लिए। साथ ही में हेडेक रहेगा, वोमिटिंग रहेगी, डिलीरियम हो सकता है, एंजाइटी और रेस्टलेस हो सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, 2 से 6 घंटे बाद में वापस वो फीवर सबसाइड हो जाएगा और स्वेटिंग आएगा, प्रोफ्यूज पूरी बॉडी पे स्वेटिंग होगा। ठीक है, और फीवर सबसाइड हो जाएगा। ये स्थिति कितने घंटे तक रहेगी, 2 से 4 घंटे, और फिर वापस से ठंड लगना, फीवर आना, और ये जैसे इसमें रिपीटेशन आता रहता है ये साइकिल का। तो पूछा गया था इसमें क्वेश्चन कि इसमें 3 स्टेजेस कौन कौन सी आती हैं मलेरिया की फेब्राइल में। तो सबसे पहले कोल्ड स्टेज आती है, कोल्ड के बाद में आती है हॉट स्टेज, और हॉट के बाद में कौन सी स्टेज आती है यहाँ पर आती है स्वेटिंग स्टेज। तो ये आपको याद रखना है इसका ऑर्डर। ठीक है, पहले कौन सा, कोल्ड, देन हॉट, एंड देन स्वेटिंग या प्रोफ्यूज स्वेटिंग स्टेज। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुट होता है कई बार एग्जाम में। अब आगे देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या है। तो यहाँ स्लाइड्स बनाते हैं, थिक स्लाइड बनती है तो हमें पैरासाइट आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, और अगर उसकी फर्दर और ज़्यादा डीप में जाना है तो थिन स्लाइड बनाते हैं, जिससे हमें उसकी स्पीसीज का पता चल जाता है। अब यहाँ जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है इंडिया में, मैंने बताया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो प्लेन एरिया के अंदर, जहाँ पर हिल्स नहीं है, प्लेन एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं वाइवेक्स की। जबकि जो जंगली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, पेरिफेरल एरिया है, ठीक है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम ज़्यादा मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, जो क्या होता है, डेडली फॉर्म है प्लाज्मोडियम की, और ओवल इंडिया में देखने को नहीं मिलता। अब इसका ट्रीटमेंट की बात की जाए तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसका एक परफेक्ट ट्रीटमेंट है। इसका जो परफेक्ट ट्रीटमेंट है वो है क्लोरोक्विन, जो 25 mg पर kg के अकॉर्डिंग 3 डेज के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, और इसके साथ प्रीमाक्यून का डोज 14 डेज तक 0.25 mg पर kg के अकॉर्डिंग इसका रखा जाता है। ठीक है, तो शुरू के 3 दिन तो क्लोरोक्विन प्रीमाक्यून दोनों जाते हैं, बाद में 14 डेज तक कंटिन्यू रहते हैं प्रीमाक्यून। तो ये आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है कि क्लोरोक्विन और प्रीमाक्यून दोनों वाइवेक्स के ट्रीटमेंट में यूज होती है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो आपको आंसर यहाँ क्या देना है, DOC अगर पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वाइवेक्स, तो आपका आंसर होगा यहाँ प्रीमाक्यून। ठीक है,
तो ये आपको यहाँ याद रखनी है, प्रीमाक्यून ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। अगर बात की जाए कि फाल्सीपेरम में ड्रग ऑफ चॉइस क्या आएगा, ठीक है, तो फाल्सीपेरम का ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें यहाँ पर, तो ये है यहाँ पर आर्टिसुनेट और प्रीमाक्यून। तो ड्रग ऑफ चॉइस में प्रायोरिटी फर्स्ट आर्टिसुनेट और सेकंड प्रीमाक्यून, ठीक है। लेकिन ट्रीटमेंट में दोनों साथ में काम में लेते हैं। यहाँ पर 3 दिन, ठीक है, 3 दिन का ट्रीटमेंट है। यहाँ पर 4 mg पर kg के अकॉर्डिंग आर्टिसुनेट के इंजेक्शन यहाँ यूज होते हैं बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। साथ ही में डे 2 पर 0.75 mg पर kg का यहाँ पर प्रीमाक्यून दिया जाता है, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस की बात करें तो मान लीजिए 6 वीक से कम समय तक किसी को अगर किसी मलेरिया एंडेमिक जोन में जाना है तो वहाँ पर उसको डॉक्सीसाइक्लिन लेना है 100 mg का, डेली 1 टेबलेट खाना है, ठीक है। और कितने टाइम तक खाना है, ट्रेवलिंग उस एरिया में जाने से, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें क्या है, मलेरिया है। अब यहाँ जाने से 2 दिन पहले वो क्या खाना स्टार्ट कर देगा, डॉक्सी खाना स्टार्ट कर देगा। जब तक यहाँ रहेगा तब तक डॉक्सी खाना है, और घर आने के बाद 4 वीक तक डॉक्सी खाना है। तो ये तो हो गया 6 वीक से कम वाले का प्लान। अगर 6 वीक से ज़्यादा रुकना है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उस एरिया का जाने से पहले मेफ्लोक्यून 250 mg, ठीक है, 2 to 3 वीक पहले आपको खाना है। जहाँ तक रहना है वहाँ तक तो वीकली 1 गोली लेनी है, और जब वापस आ जाएंगे तो 4 वीक तक आपको 1-1 गोली लेनी है। यहाँ एक अच्छी बात है कि ये टेबलेट वीकली है और ये डेली टेबलेट है डॉक्सी का, ठीक है, और मेफ्लोक्यून क्या है, वीकली है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोफाइलेक्सिस कैसे करते हैं मलेरिया का। तो यहाँ पर प्रोफाइलेक्सिस में कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, डॉक्सी एंड मेफ्लोक्यून यूज की जाती है। वेक्टर कंट्रोल कैसे करना है, अब वेक्टर यहाँ पे कौन है, मॉस्किटो है। तो मॉस्किटो को कैसे कंट्रोल करना है ये आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ तो एक तो स्प्रे करते हैं, स्प्रे किसका करते हैं, डीडीटी का स्प्रे करते हैं। अब डीडीटी का फुल नेम क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका फुल नेम है। तो यहाँ 50% तो ये इसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसका 50% यहाँ पर यूज किया जाता है, और मेलाथियोन का तो सिर्फ 25% कैपेसिटी वाला मेलाथियोन स्प्रे में यूज किया जाता है। क्योंकि फुल कैपेसिटी का लेंगे तो ये मच्छर के साथ में ह्यूमन के लिए भी डेंजरस हो सकता है। और साथ में क्या यूज करेंगे, यहाँ पर बेड नेट यूज करेंगे, ठीक है, मच्छरदानी यूज करेंगे ताकि मॉस्किटोज को बाइट करने से रोका जा सके। और उनको किल करने के लिए क्या यूज करेंगे, डीडीटी का स्प्रे यूज करना है, ठीक है। और भी कई इसके हैं, आप ऑइंटमेंट वगैरह भी आते हैं इसमें, लेकिन बेसिकली जो हम यूज करते हैं, बेड नेट यूज कर सकते हैं और डीडीटी का स्प्रे यूज कर सकते हैं। तो ये था मलेरिया के बारे में जो बेसिक हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, पहला मलेरिया था, इसके बाद में सेकंड है डेंगू के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेंगू का देखते हैं अब सेकंड। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने पहली बात तो इसको जो इसका प्रोनाउंसिएशन, नाउ हम डिस्कस करेंगे जापानीज एनसेफेलाइटिस के बारे में। जापानीज एनसेफेलाइटिस भी एक मॉस्किटो बोर्न डिजीज है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये भी वेक्टर कौन है, यहाँ पर वेक्टर यहाँ मॉस्किटो ही है, ठीक है। अब यहाँ कौन सा मॉस्किटो है वो आपको यहाँ पर देखना है कि मॉस्किटो की स्पीसीज कौन सी है, कि यहाँ पर कौन सी स्पीसीज की वजह से होता है, ये क्यूलैक्स की वजह से होता है। और
यहाँ पर जो है ये एक क्या है, मतलब ये जो एंसेफेलाइटिस हो रहा है इसके अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, वायरल इन्फेक्शन। जो कौन फैला रहा है, ये मच्छर, ये मॉस्किटो, कौन सा, क्यूलेक्स, ठीक है, तो क्यूलेक्स की वजह से हो रहा है। और ये वायरस कौन सा है, ये वायरस है, ये है ग्रुप बी का ऑर्बो वायरस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो याद रखनी है कि ग्रुप बी का ऑर्बो वायरस है, जिसकी वजह से जापानीज एन्सेफेलाइटिस होता है। और इसको स्प्लिट कौन करता है, इसको स्प्लिट करता है क्यूलेक्स। और ये अफेक्ट किसको करता है, ये एक जानकारी है कि यहाँ अफेक्ट आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, और नाम से भी जैसे एन्सेफेलाइटिस मतलब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस, इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या आ जाते हैं, यहाँ पर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, हाँ, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट होता है इस डिजीज में, जापानीज एन्सेफेलाइटिस में। तो ये जो एन्सेफेलाइटिस है इसमें जो होस्ट है, ठीक है, तो इसका होस्ट कौन है इस वायरस का, तो पिग है, ठीक है। पिग में एज ए होस्ट काम रहता है। वहीं ये होस्ट में क्या करता है, ये एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि ये यहाँ पर अपना नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। पिग के अंदर रहेगा और अपना नंबर क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा। मेंटेनेंस होस्ट कौन है इसका, मेंटेनेंस का मतलब वहां पर कई समय तक, काफी समय तक ये अपना वहां पर रह सकता है। तो यहाँ पर आर्बिडोइड बर्ड्स, जो वाटरफॉल एंड पॉन्ड हेरोन्स हैं, ठीक है, जो पानी में रहने वाले पक्षी हैं, ये और काऊ, ये इसके मेंटेनेंस होस्ट के रूप में रहते हैं। पिग में तो एम्पलीफाई करता है, और मेंटेनेंस होस्ट में ये अपना कई टाइम तक रह सकता है। वेक्टर है, तो वेक्टर यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी मॉस्किटो की वजह से जापानीज एन्सेफेलाइटिस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस कोज बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसके बाइट की वजह से होता है, मॉस्किटो के बाइट की वजह से। अब यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो ये देखा जाता है, ये कोस्टल एरियाज में देखा जाता है। साउथ इंडिया की स्टेट हैं जो नियर बाई कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पर जैसे केरल है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर कोस्टल एरियाज के अंदर ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर ईस्टर्न एरिया की बात करें तो यूपी और बिहार में जापानीज एन्सेफेलाइटिस के केस काफ़ी आए हैं, पिछले साल भी आए हैं और उससे पहले भी। तो ये बच्चों में काफ़ी देखने को मिला है यूपी और बिहार में। ससेप्टेबल एनवायरनमेंट की बात करें तो स्टेगनेंट वाटर, ठीक है, रूरल एरियाज के अंदर, पैडी फील्ड के अंदर ये देखने को मिलता है। और इंक्यूबेशन पीरियड, जब मॉस्किटो बाइट करता है उसके 5 से 15 दिन के बाद उसमें सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मीनिंग है यहाँ पर, कि जब मॉस्किटो बाइट कर लेगा, बाइट करने का मतलब ये इंजेक्ट कर देगा वायरस, और जब सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उस पीरियड को क्या कहते हैं हम, उस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो सिम्टम्स क्या आते हैं फिर इसमें, फीवर आता है, अल्टर्ड हो जाता है उसका मेंटल स्टेटस, इमोशनली सेंसिटिविटी हो जाती है, सीवियर हेडेक होता है। वो डायग्नोसिस के रूप में क्या यूज़ करते हैं, आरटी-पीसीआर इसका डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। और आरटी-पीसीआर कहाँ करवाते हैं, बहुत डिजीज में कराते हैं। अभी रिसेंटली कोविड के अंदर भी क्या हो रहा था, आरटी-पीसीआर, वायरल का जो पता करते हैं डायग्नोसिस, वो आरटी-पीसीआर के थ्रू ही करते हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन है, आरटी-पीसीआर यहाँ पर करते हैं। यहाँ हमने देखा कि जो मॉस्किटो है क्यूलेक्स, इसका एम्प्लीफिकेशन होस्ट पूछा जाए तो आपको पिग बताना है। इसका रिजर्वोयर पूछा जाए जहाँ पर ये कई लंबे टाइम तक रह सकता है जिसमें जीवित, तो वो है इसके पानी वाले पक्षी, ठीक है। और डेड एंड मतलब जहाँ जाने के बाद, ठीक है, इसका एंड है, तो वो कैटल्स हैं और साथ में ह्यूमन है। प्रिवेंशन की बात करें तो इसका जो लाइव वैक्सीन है इसको तो अभी कर दिया गया है बंद, ठीक है, कोई यूज नहीं हो रहा है ये। इसका जो किल्ड वैक्सीन था ये अभी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी बॉडी पर वैक्सीन
का जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए आता है, वीवीएम वैक्सीन वाइल मॉनिटर। वीवीएम का फुल नेम क्या है? वीवीएम। ये हम बता रहे हैं कि ये जो वैक्सीनेशन हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन की थर्मो ससेप्टिबिलिटी को चेक करने के लिए कि ये वैक्सीन पोटेंशियल है या नहीं है, उसके लिए वैक्सीन वाइल मॉनिटर यूज़ किया जाता है, वीवीएम। इसको बोलते हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ठीक है, तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर यूज़ किया जाता है इसके लिए। तो यहाँ पर इसकी बॉडी पर होता है, ओपन वाइल पॉलिसी होती है, 28 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्री सेंसिटिविटी होती है, मतलब डायरेक्ट फ्रीजर में नहीं रखना। रिकॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होता। और कहाँ लगाते हैं? लेफ्ट एंटीरियर लेटरल थाई पर लगाते हैं और इंट्रामस्कुलर इसका वैक्सीनेशन लगता है। ठीक है, ये वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो मैं आपको बता रहा था अभी, वीवीएम। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कलर, ये जो होता है थर्मोसेंसिटिव लेवल होता है, तो ये लेवल टेम्परेचर के साथ अपना कलर चेंज करता रहता है ऐसे। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो इस ऑर्डर में ये आगे चेंज होता है कलर। पहले ऐसा रहता है शुरू में, जब टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता तो ये जो अंदर वाला है ये लाइट होता जाता है। ठीक है, ये वाइट था, यहाँ पर और कलर हो गया, यहाँ पर बिल्कुल सेम कलर का हो गया तो भी यूज़ नहीं करना, और अंदर वाला ज़्यादा गहरा कलर हो गया तो भी यूज नहीं करना। ठीक है, ये जो स्क्वायर है वो दिखना चाहिए, जहाँ तक दिख रहा है स्क्वायर वहाँ तक यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कौन सा वैक्सीन पहले यूज करना है? एक वैक्सीन पर ये पिक्चर है, एक वैक्सीन पे ये पिक्चर है, तो कौन सा वैक्सीन पहले यूज करना है? तो फर्स्ट वैक्सीन ये यूज करना है जो पहले खराब होने वाला है। ठीक है, और ये सेकंड यूज करना है। तो ये वीवीएम बताता है, ये आगे हम वैक्सीनेशन में भी डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो जापानीज एनसेफेलाइटिस का किल्ड वैक्सीन है, डोज 0.5 है। ठीक है, शेड्यूल है कितनी? 9 मंथ पे शेड्यूल्ड है। रिपीट डोज कब आती है? 16 से 24 पर आती है। इम्यूनाइज कैन बी गिवन टिल 15 ईयर तक इम्यूनाइज कर सकते हैं। और ओपन वायल पॉलिसी यहाँ पर एक्सेप्टेड है। कितने दिन तक यूज कर सकते हैं? 28 दिन तक वायल। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर जापानीज एनसेफेलाइटिस। रिमेनिंग डिजीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम काला आजार, ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा वो देख लेते हैं एक बार, जिसमें हमने अभी डिस्कस कर लिया, मलेरिया डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, इसके अलावा जापानीज एनसेफेलाइटिस डिस्कस कर लिया हम, डेंगू, चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, काला आजार, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।